नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स का है जिनका नाम जितेश है। तो चलिए अब यह कहानी जितेश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि कुछ कारणवश रोजाना वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। अब आप लोगों को पहले की तरह रोजाना वीडियो मिलेगी और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेश है। जब मैं छोटा था, गांव में रहता था, तब एक ऐसी कहानी सुनी थी जो मेरे दादाजी ने बताई थी कि भूत प्रेत का अपना एक गांव भी होता है, जहां पर वह रात को कभी कभी पूरा गांव दिखाई देता है और उस गांव में कोई भी इंसान चला जाए तब वह बाहर निकल नहीं पाता है। उस गांव में फंसकर रह जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वह निकल नहीं पाता है। आखिर वह भी एक भूत बन जाता है। जैसे गांव के लोग भूत थे, वैसे ही वह इंसान भी भूत बन जाता है और उन भूतों के साथ में रहने लगता है। न तो अपने गांव जा सकता है, न अपने परिवार से मिल सकता है। वह उस गांव से निकलने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन वह निकल नहीं सकता। ये जो कहानी थी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। बचपन में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन मैंने दादाजी से पूछा था कि दादाजी, अगर कोई इंसान उस भूतिया गांव में फंस जाए तो क्या वह कभी निकल नहीं पाएगा? तब दादाजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ, वह निकल सकता है ईश्वर की प्रार्थना करने पर। अगर ईश्वर से वह प्रार्थना करता है तो शायद उस गांव से वह सही सलामत निकल सकता है। तब मैं छोटा था। मैं बहुत दिन तक इस विषय पर सोचता रहा कि भगवान न करे मैं कभी उस गांव में जाऊं जहां पर भूत प्रेत रहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जितेश। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। अब मैं जवान हो चुका था और शहर में नौकरी भी कर रहा था। ये बात आज से लगभग 25 साल पहले मेरे साथ घटी भूतिया घटना है। मेरा टाइम ज्यादा शहर में 25 साल पहले हुआ था ही बीतता था, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था। हाँ, कभी कभी 6 महीने साल भर में अपने गांव जरूर आता था, लेकिन ज्यादा दिन मैं रुक नहीं पाता था काम की वजह से। मैं शादी लायक हो चुका था, कुछ रिश्ते भी आए हुए थे, लेकिन अभी कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। और इस बीच मेरे मामा के लड़के का रिश्ता पक्का हो चुका था। वह भी मेरे साथ शहर में ही रहता था, मेरे साथ ही काम करता था। उसकी शादी की तारीख नजदीक आ चुकी थी। तब उसको शहर से गांव जाना पड़ा और उसने बोला था कि मेरी शादी की तारीख से पहले ही आना है जितेश। मैंने बोला था कि हाँ भाई, मैं जरूर आऊंगा, और उसके बाद वह चला गया था। वैसे वह मेरे मामा का लड़का था, सगा मामा, कोई दूर का रिश्तेदार थोड़ी था। मुझे तो हर हाल में उसके गांव जाना था और मैंने छुट्टी का एप्लीकेशन भी दे दिया था। लेकिन उस टाइम हमारा काम कुछ ज्यादा चल रहा था और मेरा मैनेजर कह रहा था कि जितेश देखो, बहुत सारे लड़के छुट्टी जा चुके हैं, शादी विवाह का टाइम है। अगर तुम भी चले जाओगे तो काम का नुकसान होगा। ठीक है, तुम अपने मामा के लड़के की शादी में जरूर जाना, लेकिन इतने दिन पहले नहीं, मैं 2 दिन पहले तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। और मैं क्या करता, मैं मान चुका था। मैं भी अपनी फैक्ट्री को देख रहा था। मैनेजर साहब का कहना बिल्कुल ठीक था। बहुत सारे लड़कों ने छुट्टी ले ली थी, अपने अपने गांव चले गए थे। मेरा तो मन नहीं लग रहा था। मन तो कर रहा था कि मैं कैसे भी मामा के गांव चला जाऊं, क्योंकि कई साल हो चुके थे मैं अपने मामा के गांव नहीं गया था। लेकिन कई सालों के बाद अब मैं उस गांव में जाने वाला था। मन में बड़ा रोमांच था, खुशी थी। आखिरकार वह दिन आ ही चुका था। मैं अपने मामा के गांव की तरफ चल पड़ा था। लेकिन जब मैं उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। लगभग रात का 9 बज चुका था। स्टेशन बहुत छोटा ही था और बहुत गिने चुने वहां पर लोग मुझे दिखाई दे रहे थे। छोटा स्टेशन था ना, तो कुछ ज्यादा चमक दमक दिखाई नहीं दे रही थी। जब ट्रेन रुकी थी तो कुछ मुसाफिर मेरे साथ जरूर उतरे थे और मैं भी उन्हीं के साथ स्टेशन से बाहर निकल चुका था। लेकिन जब बाहर बस स्टैंड पर आया, जहां से मुझे बस पकड़कर मामा के गांव के पास जाना था, तो पता चला कि बस तो अब चली गई है। अब तो बस सुबह ही मिलेगी। मैं निराश हो गया था कि अब मैं क्या करूं। क्या मुझे रात स्टेशन पर ही बितानी पड़ेगी? मैं थोड़ा परेशान हो चुका था। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं उस छोटे स्टेशन पर रुकना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द अपने मामा के गांव चला जाऊं, लेकिन कोई साधन मुझे दिख नहीं रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई ना कोई साधन दिखाई दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तब तक रात का 11 बज चुका था। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मुझे लगा कि अब रात तो स्टेशन पर ही गुजारनी पड़ेगी। मैं निराश होकर स्टेशन की तरफ लौटने लगा था। तभी मुझे एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी।
वह एक छोटी बस थी। मैं देखकर बहुत खुश हो चुका था। जब बस मेरे नजदीक आती है तो मैं उसको हाथ का इशारा देकर रोकने की कोशिश करता हूं, तो बस रुक भी जाती है। मेरा मन जो उदास था, थोड़ी देर के लिए खुश हो गया था कि चलो अब तो साधन आ गया है, अब तो मैं अपने मामा के गांव पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब मैं ड्राइवर से पूछता हूं तो वह कहने लगा कि नहीं, हम उस जगह तो नहीं जा रहे हैं, उससे पहले हम और किसी रास्ते पर मुड़ जाएंगे। मैं आपको आगे तक तो छोड़ दूंगा, वहां से ज्यादा दूर आपके मामा का गांव नहीं है। वहां से एक शॉर्टकट रास्ता है, जो आप पैदल चलोगे तो आधा पौना घंटा में अपने मामा के घर पहुंच सकते हो। मैं जवान था, शहर में रहता था, पढ़ा लिखा था। अब मैं भूत प्रेत को मानता भी नहीं था, न डरता था। वह दादाजी की सुनाई हुई कहानी मैं कब का भूल चुका था और मैं उस बस में सवार हो गया। मुझे लगा कि ड्राइवर तो सही कह रहा है, स्टेशन से अच्छा है कि मैं थोड़ी देर पैदल चलकर अपने मामा के गांव पहुंच सकता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर मैं उस बस में सवार हो जाता हूं। बस चल पड़ती है। फिर ड्राइवर एक चौराहे पर बस को रोक देता है और कहता है कि आप यहीं पर उतर जाओ। फिर वह मुझे रास्ता बताता है। वह मुझे रास्ता हाथ के इशारे से बताता है कि आप उधर से सीधा चलते जाना और आधा घंटा जरूर लगेगा, इसके बाद आप अपने मामा के गांव पहुंच सकते हो। मुझे लगा कि ड्राइवर ठीक कह रहा है और फिर मैं बस का किराया देता हूं और बस दूसरी साइड चली जाती है। मेरे पास ज्यादा कुछ सामान नहीं था। एक बैग था जो मैंने अपनी पीठ पर डाल लिया था। उस बैग में मेरे कुछ कपड़े, कुछ मामा के परिवार के लिए मिठाई लिए हुए था। फिर मैं उस रास्ते पर चल पड़ा था। चांदनी रात थी तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे हो नहीं रही थी। ज्यादा से ज्यादा मुझे आधा घंटा से अधिक चलना था, तो मेरे लिए कोई यह बड़ी बात नहीं थी। मैं नौजवान था, यह काम मैं आसानी से कर सकता था और उसके बाद मेरा सफर जारी हो चुका था। आसपास में कोई गांव बस्ती मुझे दिखाई नहीं दे रही थी और मैं उस कच्ची सड़क पर बड़े मजे से चलता हुआ, गाना गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। गर्मी का टाइम था और अचानक मुझे प्यास लगने लगी। यह चलने की वजह से हो रहा था। मैं चल भी रहा था तेज। मेरे बैग में पानी की बोतल थी, तो मैं अपना बैग खोलकर पानी की बोतल निकालता हूं और जब बोतल को देखता हूं तो उसमें तो एक बूंद पानी भी नहीं था, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि वह भरी हुई बोतल थी। आखिर उसका पानी कहां गया? मैंने तो उसको पिया नहीं था, तो आखिर वह पानी गया तो गया कहां? मैं बहुत हैरान हो गया था। प्यास ऐसी लग रही थी लेकिन पानी था ही नहीं। अब मैं इधर उधर देखने लगा कि पानी की तलाश किधर करूं। प्यास से गला सूखने लगा था, लेकिन आसपास में कोई बस्ती, न कोई गांव अभी भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि चलो चलते रहो, जरूर आगे कोई ना कोई गांव बस्ती जरूर होगी। मैं चला जा रहा था, तब मुझे थोड़ी दूरी पर रोशनी नजर आती है और मैं समझ जाता हूं कि जहां रोशनी वहां इंसान तो जरूर होगा। अगर इंसान होगा तो फिर पानी भी होगा। और तब मैं एक जोश से भर जाता हूं। मेरे कदम अब तेज हो चले थे। मैं जल्द से जल्द उस रोशनी के पास पहुंचना चाहता था ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। आखिरकार मैं उस रोशनी के पास पहुंच चुका था। वह एक घर था और उसके पीछे भी मुझे और सारे घर दिखाई दे रहे थे और सब में रोशनी नजर आ रही थी। मतलब एक छोटे से गांव जैसा मुझे दिख रहा था, जहां पर 10 से 15 घर जरूर होंगे। मैं बड़ा खुश हो गया था। मैं उस दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगता हूं। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है और तब एक बूढ़ा आदमी दरवाजे से बाहर आता है और मुझे देखता है, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि मैं कौन हूं और आधी रात के समय मैं उसके दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रहा हूं। मैंने उनको बताया कि मेरा नाम जितेश है और मैं इस गांव से हूं और मैं अपने मामा के गांव जा रहा हूं जो इसी रास्ते पर है। लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा पानी खत्म हो चुका है। आप मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए ताकि मेरी प्यास बुझ सके। लेकिन अभी भी वह मुझे घूर घूर कर देख रहा था, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मैं हूं कौन। लेकिन शायद वह मुझे पहचान नहीं पाता है। मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूं, अंकल जी, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, बहुत मेहरबानी आपकी होगी। तब वह कहता है भारी आवाज में, देखो जी, मेरे घर में तो एक बूंद पानी नहीं है। आप ऐसा करो, मेरा घर छोड़कर दूसरे घर के दरवाजे पर दस्तक दो, शायद उसके घर में पानी जरूर होगा। मैं हैरान हो जाता हूं, ये कैसे अंकल जी हैं जो मुझे पानी नहीं दे रहे हैं। मुझे लगा कि वह बहाना मार रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि घर हो और घर में पानी ना हो। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही थी और तब मैं कहने लगा कि अंकल जी, आप मुझसे बहाना कर रहे हो ना कि आपके घर में पानी नहीं है। आप मुझे पानी देना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, मैं दूसरे घर में जाता हूं। अंकल जी कुछ बोलते नहीं हैं, अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर मैं आगे के घर की तरफ चल पड़ता हूं। अगले घर पर भी जाता हूं,
वहां दस्तक देता हूं। वहां पर एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। वह भी मुझे पहचानने की कुछ कोशिश करती है और तब मैं वही सवाल दोहराता हूं, अपना नाम बताता हूं और अपना मकसद बताता हूं कि मुझे पानी की जरूरत है, मुझे प्यास लगी है। वह भी मना कर देती है। मैं उस बूढ़ी औरत से कहता हूं कि आंटी, अब मैं कहां जाऊं? मेरे पास पानी है नहीं। मैं अंकल के पास गया था बगल वाले घर में, तो उन्होंने भी मना कर दिया। आप भी मना कर रही हो। यह कैसा गांव है जो राहगीर को पानी भी नहीं पिला सकता? अब मैं क्या करूं आंटी? मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब मैं किसके घर पर जाऊं? आंटी, आप ही बताओ। जरूर आपके घर में पानी है, लेकिन आप मुझे देना नहीं चाहती हो। आंटी, प्लीज मुझे पानी दे दीजिए। अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं बदले में। तब आंटी कहती है, देख, मुझे लगा कि तुझे पानी तो मिल ही जाएगा। आंटी शायद पानी देगी। अब बदले में पैसा मांगने की मुझे ऐसा ही लगा था। मुझे पैसा नहीं चाहिए। आंटी बोलती है, मुझे पैसे की लालच नहीं है। मैं तुम्हें अगर पानी पिलाऊं, मुझे डर है, इसीलिए मैं पानी तुम्हें नहीं दे रही हूं। जब ये आंटी बोलती है ना, तो मुझे लगता है कि फिर आंटी बहाना ही बना रही है। भला पानी तो पानी होता है, किस बात का डर? तब मैं कहता हूं कि आंटी, बात क्या है? आंटी कहती है कि बेटा, मेरे घर में पानी है। मैं चाहूं तो तुम्हें पानी पिला सकती हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं आपको पानी पिलाऊंगी तो शायद आप इस गांव से कभी बाहर निकल नहीं पाओगे। सदा के लिए इस गांव में रह जाओगे। तुम मेरे पोते की तरह दिखते हो, इसलिए मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती हूं कि जैसे हम लोगों की जिंदगी इस जगह पर बीत रही है, तुम्हारी भी जिंदगी इसी जगह पर बीते। इसलिए बेटा, मैं डर रही हूं। पानी तो है मेरे पास में, लेकिन मैं तुम्हें पानी बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे लगा कि आंटी फिर वही बहाने को दोहरा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं उनके हाथ का पानी पीऊंगा, उनके घर का पानी पीऊंगा, तो मैं सदा इन्हीं के गांव में रहने लगूंगा? ये कोई मजाक थोड़ी है। मैं शहर में रहता था, पढ़ा लिखा था। मैं अंधविश्वास पर कभी विश्वास करता नहीं था। तो क्या मतलब है इसका? प्यास जो थी ना, लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरी तबीयत भी अब कुछ सही नहीं लग रही थी। थकान अनुभव हो रही थी। शायद शरीर में पानी की कमी लग रही थी, इसलिए सब मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मुझे पानी नहीं मिला तो शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं बेहोश भी हो सकता हूं। ऐसा मुझे अनुभव होने लगा था, क्योंकि कभी कभी मेरे सर में चक्कर आने लगा था। घबराहट होने लगी थी। ये सब लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मैं आंटी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था, जो आंटी कह रही थी कि अगर मेरे घर का तुम पानी पियोगे तो इस गांव के बाहर नहीं जा पाओगे। सदा के लिए इसी गांव में तुम रह जाओगे। मैं इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मुझे भरोसा नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ में हो सकता है। आखिर बहस करने का अब वक्त मेरे पास में नहीं था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो शायद मैं जिंदा भी रह नहीं पाऊंगा। अचानक मेरी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होने लगी थी। सर चकराने लगा था, तबीयत बिगड़ने लगी थी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। और ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब बस से उतरा था तो मैं बिल्कुल फिट था, तंदुरुस्त था। मुझे लगा कि मैं आधे घंटे के अंदर अपने मामा के गांव पहुंच जाऊंगा, और इसी बीच मुझे प्यास लगने लगती है। इतनी जोर से लगने लगती है। मुझे पानी की सख्त जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हलक में पानी नहीं डालूंगा तो मेरी जिंदगी बिल्कुल नहीं बचेगी। तो मैं आंटी से फिर कहता हूं कि आंटी, आप मेरी मदद कीजिए ना। आप मुझे पानी पिला दीजिए। मेरा कंठ सूख जा रहा है, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तब आंटी कहती है कि बेटा, मैं कहती हूं कि यहां से तुम आगे की तरफ निकल जाओ। इस गांव का पानी तुम नहीं पियो तभी अच्छा है। लेकिन यह रहस्य क्या था? क्यों आंटी मुझे बार बार कह रही थी कि यहां का पानी मत पियो? मैं इस रहस्य को सुलझाना जरूर चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास में इतना वक्त नहीं था। आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। प्यास लगातार बढ़ती जा रही थी। शरीर को पानी चाहिए था। चक्कर आ रहे थे। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अब तो मैं सही ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं आंटी के दरवाजे के पास ही बैठ जाता हूं और कहता हूं कि आंटी, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। बदले में जो चाहिए, आपको पैसा थोड़ी, सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं। बस थोड़ा सा पानी मुझे दे दीजिए ताकि मेरी जिंदगी बच सके। आंटी, मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। अचानक शरीर में बेचैनी, घबराहट होने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है आंटी? तब आंटी कहती है कि देखो बेटे, थोड़ा सा मेहनत कर लो और इस गांव से अभी बाहर निकल जाओ। मैं तो यही कहूंगी। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम भी हमारी तरह बन जाओ
और तब मैं कहता हूं, आंटी मैं आपसे अब बहस नहीं कर सकता। अगर आप पानी पिलाती हो तब भी ठीक है और न भी पिलाती हो तब भी ठीक है। मैं उठने की कोशिश करता हूं लेकिन चक्कर आने लगता है। आंटी अपना दरवाजा बंद कर लेती है, घर के अंदर चली जाती है। मैं और निराश हो जाता हूं। जैसे तैसे अपने आप को तैयार करता हूं, लेकिन लग रहा था कि जैसे मैं थका हुआ हूं, जैसे मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे अंदर ताकत का एहसास नहीं होता है। अचानक मुझे क्या हो गया? मैं तो जब शहर से चला था तो बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं थी। अचानक ये सब मुझे क्या होने लगा? आंटी ने तो दरवाजा बंद कर दिया था। मैं वहां से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे एक और घर दिख रहा था। मुझे लगा कि उस घर में मुझे जरूर पानी मिल जाएगा। उस घर का जाकर दरवाजा खटखटा देता हूं। अब मुझ में खड़ा होने की जरा भी हिम्मत नहीं थी, तो मैं दरवाजे के पास ही बैठ जाता हूं। कुछ देर में दरवाजा खुलता है और एक बड़ा मूंछों वाला व्यक्ति निकलता है। देखने में पहलवान जैसा लगता है, लेकिन था बूढ़ा, उम्र ज्यादा थी। वह मुझसे पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मुझे सोते हुए जगाया है, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मेरा दरवाजा खटखटाया है? तब मैं धीरे से कहता हूं, अंकल जी मुझे पानी चाहिए, मैं प्यासा हूं। तब मैं उसके चेहरे को देखता हूं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आ जाती है और कहता है, फिर अंदर आओ ना, घर के बाहर क्यों हो? आओ मेरे साथ में। मैं बहुत खुश हो जाता हूं। मुझे लगा कि अब तो मैं पानी जरूर पीऊंगा, ये अंकल मुझे जरूर पानी देंगे। मैं इस बूढ़े व्यक्ति के साथ उस घर के अंदर चला जाता हूं। जब अंदर जाता हूं ना, तो देखता हूं कि उसमें एक नहीं कई रूम बने हुए थे। सबके दरवाजे बंद थे। अंकल मुझे एक कमरे के अंदर ले जाते हैं, कहते हैं, इस चारपाई पर बैठो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं उनसे कहता हूं कि अंकल मुझे पानी की जरूरत है, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, बस मुझे पानी दे दीजिए। मैं पानी पीकर अपने मामा के गांव चला जाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है, अब रात को कोई डॉक्टर भी तो नहीं मिलेगा। अंकल जी मेरा चेहरा देखते हैं, फिर मुस्कुराते रहते हैं। मैं तुम्हें पानी तो जरूर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या दोगे? मैं कहता हूं कि अंकल अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं पानी के बदले दे सकता हूं। तब अंकल कहते हैं कि नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे पास में क्या है? मैं कहता हूं कि पैसे के अलावा मेरे पास में और कुछ भी नहीं है। अंकल कहते हैं, तुम्हारे बैग में क्या है? और तब मैं कहता हूं कि अंकल मेरे बैग में मेरे कुछ कपड़े हैं, मेरे मामा के परिवार के लिए कुछ मिठाई है, बस यही है मेरे बैग में। तब अंकल खुश नजर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे कपड़े की जरूरत है। हाँ, वह मिठाई मुझे तुम दे दो और बदले में जी भरकर तुम पानी पी सकते हो। मैं देर नहीं करता हूँ, अपना बैग खोलता हूँ और मिठाई निकालकर अंकल के हाथों में पकड़ा देता हूँ। अंकल तो जैसे मिठाई देखकर खुश हो चुके थे और इंतजार भी नहीं करते हैं, उस मिठाई को चबाने लगते हैं। आज देखते ही देखते मिठाई पर टूट पड़ते हैं। मैं पानी के लिए तरस रहा हूँ, उनको मिठाई की पड़ी थी। मैं उनको कहता हूँ कि अंकल जी मुझे पानी तो दे दो, अब तो मैंने आपको मिठाई दे दी। लेकिन वह मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक वह मिठाई खत्म नहीं हो जाती है, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। जब मिठाई खत्म हो जाती है तो वह पैकेट को फेंक देते हैं और कहते हैं, और दो, मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत सालों के बाद मैं ऐसी मिठाई खाया हूं। मैं तो तरस गया था और मुझे दो, मुझे और मिठाई चाहिए। और तब मैं कहता हूं कि अंकल जी मेरे पास में और मिठाई नहीं है, मैं कुछ पैसे दे सकता हूं चाहे तो। तब अंकल जी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं, मुझे मिठाई चाहिए और तब मैं आपको पानी दे सकता हूं। अंकल जी मुझे धोखा दे रहे थे, मिठाई खाकर अपनी बात से मुकर चुके थे। मैं उनको याद दिलाता हूं कि अंकल जी आपने वादा किया था कि अगर मिठाई मैं देता हूं तो बदले में आप मुझे पानी देंगे, तो आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? तब वह कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, अगर तुम्हें पानी पीना है तो मिठाई तो देनी ही पड़ेगी। मैं कहता हूं कि नहीं, मेरे पास में और नहीं है। अंकल जी चाहे तो आप इस बैग की तलाशी ले सकते हो। लेकिन वह मेरी किसी बात को सुन नहीं रहे थे। फिर उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। मैं कमरे में देखता हूं, वहां पर मिट्टी का घड़ा था। मुझे लगा कि इसी घड़े में पानी तो जरूर होगा। अंकल जी न जाने कहां चले गए थे। मुझे इतना प्यास लगा हुआ था कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं सकता था। मैं उस मटके के पास चला जाता हूं। मटका किसी बर्तन से ढका हुआ था। मैं बर्तन हटा देता हूं। पास में एक लोटा पड़ा था। मैं देख नहीं पाता हूं कि उस बर्तन के अंदर में, उस मटके के अंदर में पानी है या फिर कुछ और है। मैं जल्दी से लौटा उस घड़े के अंदर डुबाता हूं। फिर जब लौटा उठाता हूं ना, तब जो मुझे नजर आता है
मैं तो कांप जाता हूँ। लोटे में गाढ़ा खून नजर आ रहा था और जैसे ही मैं उस खून को देखता हूँ जो लोटे में भरा हुआ था, मेरा हाथ कांप जाता है और लोटा जमीन पर गिर जाता है। वह खून हर तरफ फैल जाता है। तभी अंकल जी कमरे में दाखिल होते हैं। कहते हैं, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया? और फिर उनका चेहरा मोहरा सब कुछ बदलने लगता है, जैसे बहुत गुस्से में हो चुके हों। लेकिन अब वह इंसान जैसे नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल हैवान जैसे बन चुके थे। सर के जो बाल थे वह बड़े लंबे लंबे होने लगे। उनके हाथों की उंगलियों के नाखून वह भी लंबे लंबे होने लगे। उनका चेहरा मोहरा सब कुछ बदलने लगा था और देखते ही देखते हैवान जैसे दिखने लगे थे। बड़ी बड़ी दांतें बाहर निकल आई थी। वह बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, अपने पैर को पटक रहे थे। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब मुझे वह छोड़ेंगे नहीं। शायद मैं गलती कर बैठा था, मुझे उस मटके से दूर रहना चाहिए था। लेकिन मैंने उस मटके में देख लिया था, उसमें पानी न होकर खून भरा हुआ था। इसीलिए अंकल जी मुझसे नाराज हो गए थे और वह फिर हैवान बन गए थे। बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे और फिर मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूँ। जब उनको मैं हैवान देखता हूँ ना, पता मुझे लग जाता है अगर मैं इस घर में रहूं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करता हूं और मैं उस घर से भागने लगता हूं। और अंकल जी मेरे पीछे नहीं आते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तू यहां से भाग नहीं पाएगा, तू कोशिश कर ले, लेकिन तू इस गांव से बाहर निकल नहीं पाएगा। तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे उस मटके के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अब तू बचेगा नहीं, इस गांव से कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। इसी गांव में हमेशा के लिए अब रहने वाला है। चाहे तो तू कोशिश कर सकता है, भाग भी सकता है। भाग कर देख ले, तू इस गांव से दूर जा ही नहीं सकता है। ये गांव तुझे जाने बिल्कुल नहीं देगा। और फिर अंकल जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी बहुत भयानक होती है। मैं तो अपनी प्यास को भूल चुका था। मुझे लगने लगा था कि बस यहां से भागने में ही भलाई है और मैं उस घर से बाहर निकल आता हूं। लेकिन अभी भी अंकल जी की वह तेज तेज हंसी मुझे सुनाई दे रही थी, जो मुझे कह रहे थे, तू कोशिश तो कर ले इस गांव से निकलने का, लेकिन तू कभी भी इस गांव से निकल नहीं पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बूढ़ा इंसान हैवान में कैसे बदल सकता है? और उस घर में पानी की जगह उस मटके में खून रखा हुआ था। यह क्या रहस्य था? कौन था वह बूढ़ा आदमी और अपने मटके में पानी की जगह खून क्यों रखे हुए था? क्या उसे पीता था? मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लगा कि वाकई में अजीबोगरीब गांव है। यहां पर कोई पानी तो पिलाता नहीं और सब मुझे कहते हैं कि मेरे पास में पानी नहीं है, मेरे पास में पानी नहीं है। पानी भी तो है, तो मैं देने वाला नहीं हूं। आंटी का कहना था कि अगर तू इस गांव का एक बूंद भी पानी पी लेगा तो तू कभी भी बाहर इस गांव से निकल नहीं पाएगा। तो कैसा गांव था भाई ये? कैसे लोग हैं? ऐसा गांव तो मैंने आज तक देखा नहीं था। मैं वहां से भाग रहा था, उस गांव से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंकल की आवाज मुझे अभी भी सुनाई दे रही थी। वह जैसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, तू कोशिश करके देख ले, तू इस गांव से निकल नहीं सकता। ये गांव तुझे बाहर जाने ही नहीं देगा, तू कोशिश कर। मैं सही में उस कच्ची सड़क पर आ गया था। मैं दौड़ रहा था। प्यास तो जैसे मैं भूल चुका था। मुझे लगा कि अगर जिंदगी चाहिए तो इस गांव से मुझे दूर भागना पड़ेगा और मैं भागने लगता हूं। और जब मैं कुछ दूर दौड़ जाता हूं, भाग लेता हूं, अब मुझे लगता है कि वह गांव तो पीछे छूट चुका है। लेकिन अगले पल जो मैं देखता हूं ना, हैरान कर देने वाला पल होता है। मैं उसी गांव में दोबारा प्रवेश कर रहा था जिसको मैं छोड़कर बहुत आगे निकल आया था। अब फिर उस घर को पहचान लेता हूं। वह पहला घर एक बूढ़े बाबा का था, दूसरा घर उस बूढ़ी आंटी का था। मैं फिर इस गांव में कैसे आ गया? इस गांव से तो मैं दूर भाग गया था। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अंकल शायद सही कह रहे थे, हैवान अंकल, कि तू चाह कर भी गांव से निकल नहीं पाएगा, तुझे यह गांव निकलने नहीं देगा। मैं फिर भागता हूं। मुझे लगा कि इस बार तो मैं इस गांव से निकल चुका हूं। वह गांव काफी पीछे छूट चुका था। लेकिन अगले पल जो मैं देखता हूं कि फिर उसी गांव के अंदर में प्रवेश कर रहा था। आंटी का घर मुझे साफ नजर आ रहा था और मैं कांप जाता हूं, जमीन पर बैठ जाता हूं। मेरी शक्ति खत्म होने लगती है और फिर ऐसा महसूस होने लगता है कि अंकल सही कह रहे थे, हैवान अंकल जो बात कह रहे थे। ये गांव जो है ना, तुझे बाहर निकलने नहीं देगा। तू कोशिश करके देख ले, तू निकल नहीं पाएगा, आखिरकार हमारे पास में आएगा। बात बिल्कुल सही, मेरे साथ में ऐसे ही हो रही थी। लेकिन 2 बार मैं कोशिश कर चुका था उस गांव से निकलने के लिए, लेकिन मैं निकल नहीं पाता हूं।
फिर मैं उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करता हूं कि मैं आगे की तरफ नहीं भागूंगा। आगे जब जाता हूं तो फिर इसी गांव में लौट आता हूं। मैं उल्टी दिशा में भागूंगा। मेरे शरीर में जो भी शक्ति बची थी उस शक्ति का उपयोग करता हूं। प्यास तो मुझे भूल ही चुकी थी कि मुझे प्यास के कारण इस गांव में घर को खटखटाना पड़ा था। अगर प्यास नहीं लगती तो शायद मैं किसी के दरवाजे के पास जाता भी नहीं, न किसी का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करता। लेकिन वही प्यास न जाने अब कहां चली गई थी। मुझे अब पानी की जरूरत नहीं थी। मुझे अब इस बस्ती से, मुझे डर से निकलना था और मैं उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देता हूं। लेकिन मैं भाग नहीं पाता। फिर मैं उल्टी दिशा से भागता हूं, तब भी वही गांव मुझे फिर से नजर आ जाता है। पहला घर अंकल का, दूसरा आंटी का, तीसरा घर तो मैं देख करके कांप जाता हूं। वह तो हैवान अंकल का है। तो अंकल सच कह रहे थे कि तू इस गांव से कभी बाहर जा नहीं पाएगा। तू कोशिश करके देख ले, ये गांव तेरा रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा। तू जाना भी चाहेगा, तुझे यह गांव जाने नहीं देगा। मैं खौफ में भर गया था। मुझे लगा कि अंकल सही कह रहे थे। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहां जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक जगह पर बैठकर रोने लगता हूं। अब रोने के अलावा मैं कर क्या सकता था? सर, कोशिश तो मैं कर चुका था। मैं निराशा में डूबा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैं इस गांव से वास्तव में बाहर नहीं निकल सकता। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तभी मुझे कोई आवाज देता है। उस आवाज को मैं पहचानता हूं। वह तो आंटी की आवाज थी। जब मैं पलटकर देखता हूं तो आंटी मुझे खड़ी नजर आती हैं। मैं दौड़ता हूं आंटी के पास, चला जाता हूं और कहता हूं, आंटी मुझे इस गांव से बाहर निकाल दो। मैं इस गांव से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। आप मेरी मदद करो आंटी। आंटी मेरी तरफ देखती हैं लेकिन मुस्कुराती नहीं हैं। मेरे नजदीक आ जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, तूने कोई गलती जरूर की होगी। तूने किसी घर का पानी पिया होगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस गांव का पानी पियोगे तो सदा के लिए इस गांव के बन जाओगे। इस गांव से तुम दूर जा ही नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। आंटी मेरे पास में आती हैं। अब मुझे शांत करने का इशारा करती हैं कि शोर नहीं करना। इधर उधर देखती हैं और फिर मेरे कानों में फुसफुसा के कहती हैं, तूने किसी घर का पानी पिया है क्या? तब मैं बोलता हूं कि नहीं आंटी, मैंने किसी घर का पानी नहीं पिया। तो फिर इस गांव से तू बाहर क्यों नहीं जा रहा है? और तब मैं वह कहानी बता देता हूं कि आंटी, मैं तीसरे घर में गया था। अंकल ने सारी मिठाई खा ली लेकिन मुझे पानी नहीं पिलाया। वह घर से बाहर न जाने कहां गए थे। मुझे लगा कि इस मटके में पानी जरूर होगा। मैं लौटा डूबा देता हूं और जब लौटा बाहर निकालता हूं तो उसमें तो खून भरा हुआ था पूरे मटके में। मेरे हाथ से लोटा छूटकर जमीन पर गिर जाता है और वह खून पूरे जमीन पर फैल जाता है। तभी अंकल आ जाते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। उनका शरीर बदलने लगता है। देखते ही देखते एक हैवान जैसे दिखने लगते हैं। वहां से मैं डर कर भागता हूं ताकि मैं गांव से बाहर निकल सकूं। लेकिन आंटी, मैंने कई बार कोशिश कर ली है, फिर मैं इसी गांव में आ जाता हूं। गांव मुझे बाहर जाने नहीं देता है। आंटी कहने लगी कि तूने गलती तो की है। तुझे उस मटके में बिल्कुल देखना नहीं चाहिए था, हाथ डालना नहीं चाहिए था। लेकिन एक चीज बता, तूने पानी तो नहीं पिया ना? तब मैं कहता हूं कि नहीं आंटी, मैंने किसी घर का पानी पिया ही नहीं। मुझे किसी ने पानी दिया ही नहीं। तब आंटी कहती हैं कि तुझे अभी एक मौका जरूर मिलेगा। अगर तूने पानी नहीं पिया होगा तो तुझे एक मौका ये गांव जरूर देगा। इंतजार कर, थोड़ा समय दे। मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैं इस गांव से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन आंटी कह रही थी कि यह गांव तुझे एक बार जरूर मौका देगा, तुझे बाहर निकलने के लिए। उचित समय को आने दे और जब उचित समय आ जाएगा मैं तुझे जरूर इस गांव से बाहर निकाल दूंगी। मैं बहुत डरा हुआ था। प्यास तो जैसे मुझसे दूर भाग गई थी। तब मुझे एहसास होने लगा था कि मैं एक ऐसे गांव में आ चुका था जो वास्तव में भूतिया गांव था, जिसकी कहानी बचपन में मेरे दादाजी ने सुनाई थी। और तब वह बात मुझे याद आ जाती है कि मैंने दादाजी से सवाल पूछा था कि दादाजी, अगर कोई गलती से इंसान ऐसे गांव में चला जाता है तब वहां से कैसे बाहर निकल सकता है? तब दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर को याद करो। ईश्वर ही तुम्हें उस गांव से बाहर निकाल सकता है। इंसान की बस की तो बात ही नहीं है। वह दादाजी की बात मुझे याद आ चुकी थी। दादाजी कह रहे थे कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले,
इस गांव से तुम बाहर निकल नहीं सकते हो। ईश्वर पर भरोसा है, ईश्वर को याद करो। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम जरूर इस गांव से बाहर निकल सकते हो। जैसे मेरे मन में यह ख्याल आने लगा था और मैं ईश्वर को अपने याद करने लगा था, अपने इष्ट देवता को याद करने लगा था, उनसे प्रार्थना करने लगा था कि ईश्वर आप मुझे इस गांव से बाहर निकाल दीजिए। मैं गलती से इस गांव के अंदर आ चुका हूं। आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगता हूं। कुछ दूरी पर आंटी खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही थी। मुझे लगा कि आंटी भी मेरे साथ में धोखा कर रही हैं। ये कभी मुझे इस गांव से निकलने नहीं देंगी। ये सब गांव जितने यहां दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं, सब उधर गांव हैं। इसमें जो भी इंसान नजर आ रहे हैं, ये इंसान न होकर कोई भूत प्रेत ही है। मैं बहुत खौफ में था, डरा हुआ था। लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दीजिए ताकि मैं अपने परिवार के पास पहुंच सकूं। आंखें बंद करके न जाने कब तक मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझे उम्मीद तो नहीं लग रही थी। अभी तक मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई थी। समय गुजरता जा रहा था। मैं कभी कभी आंखें खोलकर आंटी की तरफ देख लेता था। आंटी अभी भी आसमान की तरफ देख रही थी और तब आंटी मेरे पास आती हैं और कहती हैं, बेटा समय आ चुका है। अगर इस समय को तू चूक गया तो फिर इस जगह से निकल नहीं पाएगा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि आंटी मेरे लिए मदद कर रही थी। वह मुझे गांव से बाहर निकालने की बात कर रही थी। क्या मैं उनकी बात पर यकीन करूं? और तभी मुझे लगा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। शायद मेरे ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। तब मैं कहता हूं कि आंटी आप सच कह रही हो ना? आंटी कहती हैं कि हाँ, जल्दी मेरे पीछे पीछे आओ, नहीं तो समय निकल जाएगा, फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरे पोते की तरह हो। और जब मैंने तुम्हें इस गांव में देखा तो मैं सहम गई थी। मुझे लगा कि यह गांव तुम्हें कभी बाहर निकलने नहीं देगा। मैं बहुत डर चुका था आंटी की बात सुनकर, लेकिन आंटी कह रही थी कि जल्दी जल्दी मेरे पीछे पीछे आओ, और ऐसा मैं करने लगता हूं। आखिरकार एक जगह पर आंटी रुक जाती हैं और कहती हैं, बेटा अब उस गांव से तू बाहर निकल चुका है। यह सीमा है, मैं इस गांव की सीमा के अंदर में हूं और तू सीमा के बाहर में। अब तू जा और इस तरफ कभी भी मत आना। और फिर देखते ही देखते आंटी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, और जो मुझे गांव दिख रहे थे, घर दिख रहे थे, वह सब के सब धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने गायब होते जा रहे थे। और जब यह सब हो रहा था ना, मैं पसीने पसीने हो चुका था और आखिरकार वह सब गायब हो चुका था। आंटी भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। न वह घर न वह गांव मुझे नजर आ रहा था और मैं दूसरी दिशा में भागने लगा था। लेकिन मैं सुबह ही जाकर अपनी मंजिल पर पहुंच पाया था। जब मैं अपने मामा के घर पहुंचता हूं तो सुबह हो चुकी थी। मेरे मामा, नाना और मेरे भैया मुझे सुबह सुबह देखकर बहुत खुश हो गए। और तब मैं पूरी कहानी बताता हूं कि मेरे साथ में क्या हुआ था। तब नाना कहने लगे, यह तो हो ही नहीं सकता है। मैं तो यह जानता हूं कि उस गांव में, भूतिया गांव में जो एक बार फंस जाता है वह तो कभी निकल नहीं सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो बेटा। और तब मैं कहता हूं कि नाना जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर वह औरत ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं उस गांव से कभी बाहर निकल नहीं पाता। मैं उस औरत को मन ही मन धन्यवाद देता हूं जिसको मैं आंटी बोल रहा था, और उसी की वजह से उस भूतिया गांव से मैं बाहर निकल पाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी आप बीती। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राम अवधेश पटेल भाई धनापुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फजीन भाई मालदीव से, नीरज भाई कानपुर से, विक्रम सिंह भाई लखनऊ से, सिप्पा बरार भाई बठिंडा से, भीमसेन भाई ओडिशा से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, धर्मराज भाई भारत से, वरुण भाई यवतमाल से, इजहार भाई उत्तर प्रदेश से, कुलविंदर कौर भाई पंजाब से, मेहंदी भाई पाकिस्तान से, अंजलि चौधरी जी मथुरा से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, मोहिबाजी पाकिस्तान से, रतन भाई भारत से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, समीर सिंह और शमी सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, अरविंद भाई राजकोट से, गिरिराज विश्वकर्मा भाई इंदौर से, विनोद सिंह भाई सोपुरा ब्यावर से, हसन अब्बास भाई इटली से, राजकुमार भाई नेपाल काठमांडू से, निहारिका जी ओडिशा से, सतेंद्र कुमार भाई टिप्टूर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, रुपेश पटेल भाई सूरत से, सरफराज आलम भाई मुंबई से, पूनम जी सूरत से,
मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, अशीम भाई इंदौर से, राम अवधेश पटेल भाई गांधौना उत्तर प्रदेश से, रविंद्र भाई आगरा से, हेमंत कुमार भाई भरतपुर राजस्थान से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार भाई दिल्ली से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, नीरज पेप्सू भाई कानपुर से, रंजीत भाई बलिया से, पांडुरंग कशीद भाई सूरत से, बलभिंदर सिंह भाई राजस्थान से, धर्मेंद्र झा भाई कोलकाता से, समीर अलवी भाई गाजियाबाद से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम धानक भाई राजकोट से, मेघा दीदी उमरेड से, अजीनाथ भाई धामगांव महाराष्ट्र से, हमदून जिया और अहियान और आलिया भाई मालदीव से, कविता भिवानी जी हरियाणा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, अक्षय रावत भाई भारत से, मोहम्मद महफूज आलम भाई जयपुर से, करण कुमार भाई सीतामढ़ी से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अख्तर अंसारी भाई सिंगापुर से, विकास पंडो भाई छत्तीसगढ़ से, सुनील राज भाई असम से, हामिदुल्लाह खान भाई पाकिस्तान से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, मुकेश भाई देवबंद से, बिमल भाई सऊदी अरब से, मानसा भाई पठानकोट से, रोशनी कंसकर जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदित्य कुमार भाई बलरामपुर से, प्रणब भाई ओडिशा से, इफात अलीम खान भाई पाकिस्तान से, कृष्णा भाई ओडिशा से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अमित भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई मालदा से, राकेश कुमार कलेरा भाई राजस्थान से, मोहम्मद आसिफ भाई बंगाल से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, राकेश कुमार भाई जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई मालेगांव से, बादल कुमार भाई बिहार से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, सनी गिल भाई लुधियाना पंजाब से, सरोज भाई कतर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, अनिल चौहान भाई बिहार से, नजीर अली भाई संभालगांव खासपुर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, आयुष बसफोर भाई गोलाघाट से, शिवम शर्मा भाई इंडिया से, प्रीत कौर भाई कतर से, प्रकाश चौहान भाई गुजरात से, रितेश कुमार सिंह भाई गुजरात से, सुनील सेठी भाई ओडिशा से, सतीश खरे भाई भिलाई छत्तीसगढ़ से, बसौला मनीष भाई सिडनी से, संदीप थापा भाई नेपाल से, कुश चौधरी भाई बिहार से, रोशनी और प्रदीप भाई बंगलोर से, कुंदन कुमार राय भाई असम से, जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मालोत्रा भाई राजस्थान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, दीपिका श्रीवास्तव भाई कानपुर से, लुकमन अंसारी भाई साहसवान से, करण कुमार भाई दिल्ली से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तौसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा अमन शर्मा रुदर शर्मा दिल्ली से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणू गिरी दुबई से, अमर घोरपड़े भाई महाराष्ट्र से, डीके शुक्ला भाई खलीलाबाद से, रिंकू भाई इंडिया से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, सुस्मिता चक्रवर्ती भाई कोलकाता से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।